जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों 10th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस के ऐसे सवाल जो दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में एनसीईआरटी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सबसे पहले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आप याद में रखिएगा, प्रिज्म के अंदर बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह सर्वाधिक होता है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आप याद में रखिएगा, जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो आपको याद में रखना है बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। परमाणु क्रमांक पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, समस्थानिक पर आधारित है या संभारिक पर आधारित है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, यह सवाल भी ग्रुप डी की परीक्षा में 3 से 4 बार अब तक पूछा जा चुका है। मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आपको याद में रखना है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आपका सही जवाब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आपको याद में रखना है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसको आप नोट कीजिएगा। आइए दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी और दी जाती है समस्थानिक और संभारिक के बारे में। दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं, और दोस्तों जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं वह संभारिक कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपने सम न्यूट्रॉनिक भी सुना होगा। दोस्तों जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का जो अंतर होता है, यानी कि दोस्तों उनको घटाने पर उनका जो अंतर आएगा वो अगर समान है, तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे? संभारिक कहलाएंगे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 7 वर्ग, 18 आवर्त, 18 वर्ग, 7 आवर्त, 8 वर्ग, 17 आवर्त, 17 वर्ग, 8 आवर्त। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग 7 आवर्त पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप याद में रखिएगा, वर्ग कितने होते हैं? 18, और दोस्तों आवर्त कितने होते हैं? 7। दोस्तों आप इनमें से वर्ग को याद कर लीजिए या आवर्त याद कर लीजिए, आप दोस्तों सवाल को सही कर देंगे। दोस्तों वर्ग कितने होते हैं? 18, और आवर्त कितने होते हैं? 7। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्न में उत्तल दर्पण का मान होता है। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आपको उत्तल लेंस का मान बताना है। दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, उत्तल लेंस अति महत्वपूर्ण सवाल है, और दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, उत्तल जो लेंस होता है उसका मान कैसा होता है? सदैव धनात्मक होता है। और दोस्तों जो अवतल लेंस होता है उसका मान कैसा होता है? ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा। दोस्तों उत्तल लेंस का मान कैसा होता है? धनात्मक। और दोस्तों ऋणात्मक मान किसका होता है? अवतल लेंस का। आइए दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं और देता हूँ आपको। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है, दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का। किसका दोस्तों? उत्तल लेंस का। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें? आप देखिएगा, ये बड़ू की पाई आ रही है दूर, इसको आप बोलेंगे तो ऊ की मात्रा निकल के आएगी। अब आप उत्तल लेंस को बोलेंगे तो ऊ की मात्रा निकल के आएगी। तो दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, और दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आप याद में रखिएगा। मैंने इसको इसी प्रकार याद किया है, आप भी इसको इसी प्रकार याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और दोस्तों कई बार ये परीक्षा में रिपीट होने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड है, अमीनो अम्ल है, आइसोप्रीन है, टेस्ला है? दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा।
दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा है, तो आपको याद में रखना है आइसोप्रीन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन होता है। आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है, ये डीएनए का बहुलक है। किसका दोस्तों, ये डीएनए का बहुलक है। और दोस्तों अमीनो अम्ल किसका है, ये प्रोटीन का है, इसको आप याद रखिएगा। ये किसका है दोस्तों, ये प्रोटीन का बहुलक होता है। और दोस्तों टेस्ला ये किससे संबंधित है, ये चुंबक से संबंधित है। किससे दोस्तों, ये चुंबक से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। दोस्तों यहाँ से ग्रुप डी की परीक्षा में हर शिफ्ट में से 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। या तो आपसे दोस्तों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, 4 गुनी होती है, आधी होती है, 2 गुनी होती है, 8 गुनी होती है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। दोस्तों आपको F का मान देकर कहीं आपसे R का मान पूछा जाता है, कहीं दोस्तों आपके R का मान देकर आपका F का मान पूछा जाता है। दोस्तों आपका कोई सा भी मान पूछा जाए, अगर आपको F का मान दे रखा है तो आप F का मान यहाँ रखिएगा, R की वैल्यू निकाल दीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे R का मान पूछा जाता है तो R की वैल्यू यहाँ रखिएगा और इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रेन शुगर किसे कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैक्टोज को कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं या गैलेक्टोज को कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें ब्रेन शुगर किसको कहते हैं, ये गैलेक्टोज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा, गैलेक्टोज। अब दोस्तों बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है, ये दोस्तों दही में पाया जाता है। किसके अंदर, दही में पाया जाता है। और दोस्तों जो सुक्रोज होता है ये दोस्तों ये किस में पाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों ये फ्रक्टोज, ये दोस्तों किसका होता है, ये फ्रूट शुगर होती है। कौन सी दोस्तों, ये दोस्तों फ्रूट शुगर होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं तो आपका जवाब होगा फ्रक्टोज। दोस्तों सुक्रोज होता है साधारण चीनी, जो चीनी होती है उसको सुक्रोज कहते हैं, यानी कि इसको कैन शुगर कहते हैं। जो गन्ने में शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, सुक्रोज। और दोस्तों ब्रेन शुगर कौन सी है, गैलेक्टोज। और लैक्टोज मैंने आपको बता दिया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक है। अति महत्वपूर्ण सवाल, और दोस्तों यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक कौन सा होता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा, फुलरीन होगा, चारकोल होगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें विद्युत का कुचालक क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद में रखना है जो हीरा है वह विद्युत का कुचालक होता है। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हीरा कैसा होता है, कुचालक होता है। दोस्तों ग्रेफाइट कैसा होता है, तो ये सुचालक होता है। कैसा होता है, सुचालक। दोस्तों आपको बता दें जो ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फुलरीन होता है, ये सब क्या है, ये दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है दोस्तों, अपर रूप। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। दोस्तों चारकोल कार्बन का अपर रूप नहीं है, इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं या फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों यहाँ से ग्रुप डी की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा आप। दोस्तों आपको बता दें उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दोस्तों उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो आपको याद में रखना है ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। अब दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दोस्तों आपको याद में रखना है ये वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, गहराई।
दोस्तों किसी समुद्र तल की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यानी कि दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे? वायुमंडलीय दाब। दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपको याद में रखना, ये गहराई मापी जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अनिश्चितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जॉन डाल्टन ने दिया है, पाउली ने दिया है, हाइजेनबर्ग ने दिया है, कैवेंडिश ने दिया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग ने दिया है। किसने? हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों सारे सवाल 10th की NCERT से उठाए गए सवाल हैं, इसको आप सीरियसली लीजिएगा और अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों जो कैवेंडिश है, इन्होंने क्या किया है? हाइड्रोजन की खोज की है। किसकी दोस्तों? हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैवेंडिश ने। दोस्तों पाउली, इन्होंने क्या किया? अपवर्जन का नियम दिया है। किसका दोस्तों? अपवर्जन का नियम किसने दिया है? अपवर्जन का नियम दिया है पाउली ने। और दोस्तों जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणु सिद्धांत दिया है। क्या दोस्तों? परमाणु सिद्धांत दिया है जॉन डाल्टन ने। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग। दोस्तों आप देख रहे हैं एक सवाल से आपको 4 से 5 सवाल बताए जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। निर्वात में होती है, प्रकाश में होती है, ठोस में होती है, वायु में होती है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ठोस के अंदर होती है। किसके अंदर? ठोस के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं निर्वात में। दोस्तों आपको बता दें, जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी कि वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। और दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो आपको याद में रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक याद रखिएगा आप। दोस्तों कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों जल्दी से इसका जवाब आप बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि दोस्तों संख्या में कितनी पाई जाती हैं? 6। जोड़ी में कितनी पाई जाती हैं? 3। दोस्तों इसमें से एक सवाल बनता है कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? कौन सी दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कान के नीचे पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों कान के नीचे पाई जाती है। और दोस्तों मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। इसको आप नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पटाउ सिंड्रोम संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल, और दोस्तों यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से, 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से, या 44वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों पटाउ सिंड्रोम का संबंध किससे है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो पटाउ सिंड्रोम होता है वो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। कौन सा दोस्तों? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं 21वें गुणसूत्र को लेकर। दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम होता है, कौन सा दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। ये किससे होता है? ये डाउन सिंड्रोम जो होता है वो दोस्तों 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चींटी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद में रखना है, ये दोस्तों दूध में पाया जाता है। लैक्टिक, आप लैक्टिक या लैक्टोज इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो मैलिक एसिड होता है वो सेब में पाया जाता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? समताप मंडल होती है, क्षोभ मंडल होती है, मध्य मंडल होती है, आयन मंडल होती है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है वो होती है मध्य मंडल। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल। फिर कौन सी परत पाई जाती है? समताप मंडल। फिर कौन सी परत पाई जाती है? मध्य मंडल। फिर कौन सी परत पाई जाती है? आयन मंडल। और उसके ऊपर बहिर्मंडल। दोस्तों आपको बता दें, जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, यानी कि दोस्तों पानी का बरसना, ओले का गिरना, आंधी तूफान जो भी है, वो सब किस मंडल में होता है? वो सब क्षोभ मंडल में होता है। अब दोस्तों जो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और दोस्तों जो वायुयान होते हैं उनका संचालन कहाँ होता है? वायुयान का। तो दोस्तों आपको बता दें, जो वायुयान का संचालन कहाँ होगा? समताप मंडल में होगा। और दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी? दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। और दोस्तों मध्य मंडल क्या होता है? सबसे ठंडी परत होती है। और दोस्तों आयन मंडल क्या होता है? जो दोस्तों रेडियो एक्टिविटीज से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, यानी कि संचार से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आयन मंडल में होती हैं। दोस्तों इन सारे पॉइंट को आप याद करके रखिएगा, इनको नोट करके रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।